अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ हैं अहमद देवर कोविल साहब। आप इंडियन नेशनल लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं और केरला की मौजूदा हुकूमत में मिनिस्टर भी हैं म्यूज़ियम, साइंस, आर्कियोलॉजिकल और दूसरी चीज़ों के। हिंदुस्तान की तारीख़ में कई सारी सियासी पार्टियां हैं जिसकी क़यादत मुसलमानों ने की है, लेकिन इंडियन नेशनल लीग को एक अलग ही इम्तियाज़ हासिल है। ये पार्टी 1994 में क़ायम हुई और उसके बाद इस पार्टी के इकलौते एमएलए बने अहमद देवर कोविल साहब। और उसके बाद केरला की मौजूदा हुकूमत में जो एलडीएफ की हुकूमत है उसमें आपको मिनिस्ट्री भी दी गई है। हम आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इंडियन नेशनल लीग केरला से आगे निकल करके हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कैसे सियासी कामयाबी हासिल कर सकती है, क्या प्लान है, केरला में कामयाबी कैसे मिली और मिनिस्टर बनने के बाद कैसे वहाँ काम कर रहे हैं। अपने आप में एक ये भी अहम है, कहा जाता है कि मुसलमान सियासत में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इकलौते एमएलए हैं और इकलौते एमएलए होने के बावजूद केरला की हुकूमत को यानी वहाँ की लेफ़्ट पार्टी को इन्हें मिनिस्ट्री देना पड़ा है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं मिल्लत टाइम्स के सीनियर ग्रुप एडिटर जनाब AU आसिफ साहब। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हम बातचीत करेंगे, सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और दरख्वास्त करेंगे अपने सीनियर ग्रुप एडिटर AU आसिफ साहब से कि वो गुफ्तगू की शुरुआत करें। कोविल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने जो कामयाबी फिर दोबारा हासिल की एलडीएफ की तरफ से, उसमें आपकी INL का क्या रोल है? एक्चुअली INL का तो बड़ा रोल है, क्योंकि केरला में क्या है, दो एलियंस है हमेशा। एक तो UDF है, दूसरा जो LDF है। उसमें LDF के साथ काम करता था हम पहले ही, मगर क्या गया उसका LDF का अंदर एंट्री नहीं मिल रहा था। 25 साल के बाद हमको एंट्री मिला है। वो हिसाब से जब भी अपन ये इलेक्शन लड़ने गया लास्ट इलेक्शन में, तभी पब्लिक माइनॉरिटीज़ ज़्यादा पसंद हो गया, क्योंकि INL को अंदर लिया है। वो हिसाब से ज़्यादा वोट में जीत के अपन को आने का मौका मिला है। ऐसा लगता है कि इब्राहिम सुलेमान सेठ जो आपकी पार्टी के फाउंडर थे, आज उनका ख्वाब पूरा हो रहा है आपके मिनिस्टर होने की शक्ल में, और फिर अब आप केरल और केरल के बाहर भी अपना असर कायम करना चाहते हैं। ज़रूर। अभी क्या है, इंडिया का सिनेरियो ऐसा है, आपको तो मालूम है। अभी अपना दस्तूर भी चेंज करने का जा रहा है, वो मिनिस्ट्री का पावर यूज़ करके। वो हिसाब में अपन को ऑल इंडिया में पार्टी मजबूत करना है और लाइक माइंडेड पार्टीज जो है सबको मिला कि अपन को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फासिस्ट फोर्सेस तो बहुत आगे है। अभी उनको अपन सीधा सामने जाके उसको फेस करने में उतना मजबूत तो है नहीं अपन। वो हिसाब से सब मिला के काम करना पड़ेगा, कैसा भी करके फासिस्ट फोर्स को आगे बढ़ना को रुकाना है अपन को। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां बंदरगाह को बड़ी अहमियत हासिल है, और कोचीन में जो बंदरगाह है वो बहिरे अरब जो कि अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, और वहीं आपको अरब के जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो यहाँ आए थे। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इसीलिए पहला साहबी रसूल जो हैं वो चेयरमैन पेरूमल, जिनका नाम ताजुद्दीन था, वो वहीं के थे। तो इस लिहाज से बंदरगाह को, पोर्ट को बड़ी अहमियत हासिल है। और ये जो है वो अरेबियन सी जो है वहाँ से कोरंगलूर से निकलते हुए वो कासरगोड तक चली आती है। कासरगोड में मालिक बिन दीनार जो साहबी यमन से आए थे, उनका मज़ार वहाँ पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप जो मुसलमानों का और पूरे हिंदुस्तानियों का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है, उसके प्रिजर्वेशन में आप लोग एक अहम रोल प्ले करते हैं। इस पर आप क्या फील करते हैं? ये तो सही है। अपन को मालूम है अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम है ही, और अभी इसका बिज़नेस का मामले में अरब लोग केरला आया था। और लोग पहले कोडंगलूर में आया लगता है, उसके बाद में कासरगोड तक गया है। और वो लोग तो जब भी तो छोटा शिप लेके ऐसा आ रहा था वो टाइम पे। इसीलिए एक सिस्टम भी केरला में भी बनाया, क्योंकि जब भी वो लोग केरला आने का टाइम, वहाँ रहने के लिए वो लोग को बड़ा होटल्स कुछ नहीं था वो टाइम पे ज़माने में। ये लोग उधर ही शादी किया, थोड़ा लोग उधर रहने के लिए एक स्पेशल रूम उनको दे रहा था घर के अंदर। वो अभी जो अपना रिवर का साइड में जो रहता है अभी, वो सिस्टम भी अभी चालू है, क्योंकि उसको आरा बोलता है। उसमें पूरा एक आदमी को एक फैमिली को रहने का पूरा फैसिलिटी वो रूम का अंदर होता है।
इसका मतलब ये लोग शिप से आएगा, उधर उतरने का टाइम ये लोग को रहने के लिए, और ये लोग तो उधर से आने का टाइम उनका फैमिली लेके नहीं आता है, इधर बेचारे लोग शादी करने को भी तैयार था। ऐसा मिक्स्ड कल्चर भी केरला में पहले से आया है। और इस्लाम का भी लगता है मेरे को, जब भी सहाबा तो वो टाइम में इधर केरला में आया है, मालिक दिनार और 6 सहाबा कुछ आया पहले, और वो लोग आने का टाइम अभी उसमें अपन को सीखने का बहुत सबब है, क्योंकि अभी केरला में आप किधर भी जाएगा बड़ा बड़ा भाषण देखेगा, मुसलमान हो दूसरा लोग हो, भाषण करता है, भाषण में बोलता है पब्लिक को इस्लाम अच्छा है, धर्म है, इसमें आ जाओ, उसका गलत है, इसका ऐसा बोलता है। मगर वो टाइम में तो वो ऐसा नहीं करता था। वो मुसलमान इधर आके, ये तो इधर केरला में तो ज़्यादा हिंदू लोग था, ये लोग आने का टाइम ये लोग के साथ कोई बीवी बच्चा नहीं था, इधर धंधा के लिए आया। मगर धंधे के लिए आके ये लोग जो धंधा कर रहा था वो केरला का पब्लिक के नज़र में ऐसा आया, ये लोग एक इंडियन का कल्चर का आदमी नहीं है, ये लोग के पास कोई अलग कल्चर है। क्योंकि इंडिया में क्या है, सब लोग अभी आग के उधर अगर भगवान समझ की ये करने वाला था, और सूर्य भगवान को ऐसा करने वाला था। वो टाइम ये लोग क्या है, अभी अलग टाइप का एक प्रार्थना कर रहा था। तभी ये लोग को पूछे उसने ये क्या है, तभी ये लोग ने बोला हमको एक रसूल है, वो मक्का में रहता है, वो एक धर्म है, इसका नाम है इस्लाम है। तभी केरला का अच्छे लोग जो है ना, ये लोग को देखने लगा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। मगर बिजनेस करने के टाइम वो सच बोलता है, कभी भी वो लोग झूठ नहीं बोलता था। अभी ये लोग के पास से परचेस करने को केरला वाले को बहुत पसंद आ गया, क्योंकि ये लोग ओनली अच्छा चीज़ बेचता था, जो कुछ ख़राब होगा तो ये बताता था ये चीज़ ख़राब है तुम लेना मत। वो हिसाब से पब्लिक बहुत चाहता था इसके ये लोग को। ये लोग जितने आदमी को इधर केरला में 2-3 शौहर वाइफ था, वो लोग को ये एक एक करके ये लोग को पकड़ के दिया। ऐसा मिक्स कल्चर में केरला में इस्लाम आ गया। वो टाइम के जो बनाया हुआ मस्जिद का नाम बोला आपने, कोडंगलूर का जो मस्जिद है वो टाइम में आया है, जुमा मस्जिद। उसके बाद कासरगोड का मस्जिद में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी है, वहाँ भी अपना एक लगता है मेरे को सहाबा है उधर भी। मगर वो कल्चर में अपन को केरला में इस्लाम का जो असलियत है वो अपन को डायरेक्ट मिला है। मगर अभी दूसरा जो स्टेट है वो तो ऐसा डायरेक्ट आया नहीं है, उसके बाद में इस्लाम आया है। प्रोफेसर गंगाधर जो मशहूर हिस्टोरियन हैं, उनसे मैंने 2006 में एक इंटरव्यू लिया था एक फ़िल्म बनाने के लिए, वहीं कालीकट में। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस्लाम जो आया ताजिरों के ज़रिए, ट्रेडर्स के ज़रिए, उसने यहाँ कम्युनलिज्म नहीं फैलाया, बल्कि उसने यहाँ कल्चर दिया, लैंग्वेज दिया और आपको बहुत से सिविलाइजेशन दिया। तो प्रोफेसर गंगाधर का कहना था कि आज हमारे मलयालम लैंग्वेज में कई हज़ार वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अरबिक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सा कल्चर ऐसा है, जैसे कि यहाँ की औरतें जो हैं उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है खुला रहता था, लेकिन अरब्स जो वहाँ से आए इस्लाम के ज़रिए, तो उसके बाद वो भी ये कपड़ा पहनने लगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि प्रोफेसर गंगाधर ने कहा कि हमें ये अरब जो आए तो इन्होंने हमारे साथ कोई कम्युनलिज्म नहीं किया, बल्कि हमें कल्चर दिया, हमें ड्रेस दिया, हमें सिविलाइजेशन दिया, हमें लैंग्वेज को इनरिच होने का मौका दिया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो 100% सही है, क्योंकि जब भी अरब लोग इधर आने का टाइम, अभी केरला का जो औरत लोग है वो लोग पूरा फुल कपड़ा नहीं पहनता था, हाफ पहनता था। मगर जब भी ये लोग का ये देखे ऐसा कल्चर में आ गया लगता है वो। और भाषा में भी ऐसा ही है, क्योंकि पब्लिक को अरबी नहीं जानता था, मगर ऐसा किया है ये अरब मलयालम करके एक लिपि आ गया उधर अरब। क्योंकि केरला का जो हिस्ट्री मुसलमान लिखने का टाइम बाद में केरला वाले को उर्दू ज़्यादा नहीं जानता है, मगर अरबी थोड़ा बहुत जानता है। और अरबी मलयालम बोल की एक है, क्योंकि मलयालम में जो बोल है वो ऐसा लिखता था, पढ़ने का टाइम अरबी का लेटर होगा, मगर वो सुनने में अपन को मलयालम होगा। ऐसा एक लेटर अभी भी है, उसको अरबी मलयालम बोलता है। इसीलिए केरला का मदरसा में वही पढ़ा रहा था मुसलमान। इसीलिए आपको इतनी उर्दू कहाँ से? अच्छी उर्दू आप बोल रहे हैं, हालांकि केरला वाले बहुत कम उर्दू जानते हैं। मैं बहुत बचपन से ही उर्दू पढ़ने के लिए कोशिश किया था, और हम तलश्शेरी में एक उर्दू का कॉलेज है, वहाँ जाके मैं पढ़ा है। केरला का जो एक एग्ज़ाम है उर्दू हायर बोल की, वो मैं पास किया है मेरा 16 ईयर में।
तो केरला के स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है? पढ़ाई है उधर, उर्दू है, अरबी है, सब स्कूल में नहीं है, थोड़ा स्कूल में अरबी है, थोड़ा स्कूल में उर्दू है, मगर उर्दू पढ़ने वाला अभी है बहुत। केरला के बारे में एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, वो ये है कि वहाँ स्पाइसेस वहाँ पैदा होते हैं, मसाला। लेकिन केरला में मसाला बहुत कम खाया जाता है। तो ये आप लोग दुनिया को मसाला खिलाते हैं लेकिन खुद मसाला नहीं खाते हैं, आप लोग अचार नहीं खाते हैं। प्रॉफिट को जा कर के चेरुमन पेरुमाल ने आपको अचार का एक बोतल दिया था, ये क्या है? ऐसा नहीं है, केरला वाला भी यूज़ करता है, मगर अपन एक्सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। वो हिसाब से अच्छा वाला चीज़ ज़्यादा तो एक्सपोर्ट में जा रहा है, मगर अपना केरला में सब कुछ स्पाइसेस तो बहुत मिलता है हर जगह में। पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और अभी तो ज़्यादा लोग तो बाहर गांव में काम करते हैं, मतलब अरेबियन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग काम कर रहा है। वो हिसाब से अरब कल्चर अभी भी केरला में है। फूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया अभी। पहले तो केरला का फूड का सिस्टम ही नहीं है, अभी पूरा फास्ट फूड का कल्चर आ गया। जो अरब कंट्रीज़ में जो खाना है वो ज़रा चाइनीज़ कम में, मगर अरब कल्चर ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई भी दुकान में तुम जाएगा तुमको अरबी फूड मिलेगा। 2006 में मेरी मुलाकात हुई थी राजा वलियथमपुरम से। ये चेरुमन पेरुमल के ख़ानदान के एक आदमी थे। उस वक्त उनकी उम्र थी 88 ईयर्स। तो जब मैंने उनसे कहा कि हमारे नॉर्थ में बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया, तो यहाँ आप लोगों ने इस चेरुमन मस्जिद को डेमोलिश क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि आपके नॉर्थ की तरह यहाँ हम लोग कम्युनल नहीं हैं। हमारे यहाँ सिर्फ इस्लाम ही नहीं है, इस्लाम ही की मस्जिद नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे हिंदुओं का जो शिव मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है। हमारे यहाँ यहूदियों का जो सिनागॉग है, उनका प्लेस ऑफ वर्शिप, वो सबसे पुराना है। हमारे यहाँ जो चर्च है वो सबसे पुराना है। तो इससे अंदाज़ा क्या होता है? इससे अंदाज़ा ये होता है कि केरल में डिफरेंट रिलीजन्स के फाउंडेशंस वहाँ पाए जाते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या वो एक मॉडल स्टेट है? एक्चुअली केरला तो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे स्टेट है, लिटरेचर स्टेट है एक बात। दूसरी बात जो है कल्चर में भी बहुत फ़र्क है। अभी देखो, अभी केरला का बाहर जाएगा और मुसलमान का ड्रेस अलग होता है, हिंदू का ड्रेसिंग अलग है और क्रिश्चियन का अलग है। केरला में तो ज़्यादा ऐसा नहीं, थोड़ा लोग तो है, मगर कॉमन पीपल सब, क्योंकि साथ में पढ़ता है, साथ में खाता है, साथ में खेलता है, वो हिसाब से अपन को वो ज़्यादा ये नफ़रत नहीं होता है आपस में। अभी हिंदू का घर हो, मुसलमान का घर हो, क्रिश्चियन का होगा, कोई भी त्यौहार होगा, सबको बुला रहे हैं। हम सब इकट्ठा करके खाता है, पीता है, जाता है। स्कूल में भी मिक्स कल्चर है। अभी ज़्यादा तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा स्कूल आ गया अभी, मगर गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल में क्या है, सब जात का आदमी एक ही बेंच में बैठ के पढ़ता है, प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मुल्ला लोग भी अपना बहुत एजुकेटेड है, वही सबसे वो लोग धर्म का इसमें अभी हिंदू धर्म क्या है पढ़ता है, क्रिश्चियन धर्म क्या है पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, वो हिसाब में ये सब रख के भाषण देता है। और इसीलिए लगता है मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम केरला में होने का चांसेस भी नहीं। आरएसएस तो सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, मगर ऐसा होने का चांसेस केरला में है ही नहीं है। टोटली केरला का जो जनता है वो लोग सेकुलर है, वो हिसाब से। अहमद देवर साहब, आपकी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नहीं, ज़रा से एक बताओ, ये यहाँ पर ख़त्म कर लें तो फिर आगे बढ़ें। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि केरला में देखने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ आर्कियोलॉजी है, वहाँ आर्काइव्स है, वहाँ म्यूज़ियम है, वहाँ पुराने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वो मस्जिद है, मंदिर है, सिनागॉग है, चर्च है। तो आप इन सब के मिनिस्टर हैं, तो क्या आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपको यहाँ से जर्नलिस्टों को वहाँ जाके दिखाएं, ताकि लोग यहाँ जानें कि केरला एक मॉडल स्टेट है जहाँ कम्युनल हार्मोनी पूरे तौर पर पाई जाती है, वहाँ एक मॉडल स्टेट है वो। तो इस सिलसिले में क्या आपके माइंड में कुछ आता है कि आप यहाँ से लोगों को जाकर वहाँ बुलाएं और वहाँ दिखाएं कि आपके केरला में ये सब कुछ है हिस्टोरिकली? फिर दूसरी बात यह है कि आप लोग ने 6 महीने में आपने प्रेस क्लब में अभी बताया कि आपने अपने पोर्टफोलियो ही में नहीं बल्कि डिफरेंट वेज़ में आप बहुत आगे बढ़े हैं सिर्फ 6 महीने में। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या प्लान आपके कुछ माइंड में आता है? नहीं तो है, क्योंकि अभी केरला में हर जगह में आपने जैसा बोला ऐसा मंदिर है, चर्च है, सिनेगो है, सब कुछ है।
अपन आपस में रेस्पेक्ट करता है। आपको मालूम है अभी हिंदू लोग का एक बड़ा टेम्पल है गुरुवायूर, शबरीमला बोलता है। मगर शबरीमला में जो जाता है वहाँ जाने का टाइम पहले एक मुस्लिम का मस्जिद में जाके वहाँ ये प्रदर्शन करने के बाद अच्छा, उधर जाता है। वो जगह का नाम है गुरुवायूर। अच्छा, वो पहले उधर प्रदर्शन करता है, उधर नारियल तोड़ता है उधर, उसके उधर कुछ दर्शन देता है। अच्छा, उसके बाद ही शबरीमला जाता है, नहीं तो उसका शबरीमला दर्शन पूरा नहीं होगा। इसलिए वो क्योंकि वो टाइम में ऐसा सिस्टम था। शबरीमला अय्यप्पन और बाबर ये दोनों खास दोस्त था। वो दोस्ती अभी भी याद करने के लिए ये अभी उधर चले। इसे तो हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत एडजस्ट करके जा रहे हैं, उधर का बात यह है। और हर स्ट्रीट में आपको मंदिर देख सकता है, मस्जिद देख सकता है, आजू बाजू में है, उसका बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मंदिर में जो फंक्शंस होता है उसमें क्या मुस्लिम इन्वाइट करेगा, जाता है। हाँ, तो यहाँ के जर्नलिस्टों को कुछ पता नहीं है, इस सिलसिले में आपका कोई प्लान हो कि यहाँ के लोग जाएं, वहाँ जाके देखें, फिर यहाँ लिखें? ज़रूर, मैं तो ऑलरेडी प्रेस वाले को इनवाइट किया है, आप लोग केरला आना है करके, क्योंकि केरला का कम्युनल हार्मनी कैसा है वो देख के अभी पूरा हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए करके हम सोचता है। क्योंकि जब भी अपन नॉर्थ में जाएगा कोई जगह में हिंदू पानी है, इस्लाम पानी है, वो अपना कुछ सोचने को नहीं होता है वो, क्योंकि अपन तो मिक्स कल्चर है अपना। अब आप पूछिए कुछ बात। जी, आपकी पार्टी केरला में है, वहाँ मुस्लिम लीग भी है, एसडीपीआई भी, और भी कई सारी पार्टियाँ हैं। तो आपकी लड़ाई अहम किससे होती, मतलब आपका मुकाबला किससे होता है केरला में? मुस्लिम लीग से, एसडीपीआई से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से, या दूसरी पार्टियाँ वहाँ हैं? एक्चुअली हम लोग तो पहले मुस्लिम लीग में था ज़्यादा लोग, मगर वो मुस्लिम लीग का जो पॉलिसी है पहले का पॉलिसी बहुत अच्छा था। बीच में जो लीडरशिप में आ गया वो लोग को एक्चुअली मुस्लिम लीग के असली पॉलिसी मालूम नहीं था। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, वो लोग जो माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें माइनॉरिटी से जो छोटा आदमी लोग हैं वो लोग के लिए काम नहीं करता, बड़ा आदमी के लिए काम करता था। इसका मतलब अभी पैसा वाला जो बोलेगा वो सुनेगा, और गरीब लोग जो है उसके लिए कुछ काम नहीं करता था मुस्लिम। एक बात वो है। दूसरी बात जो है, जब भी अपना बाबरी मस्जिद का हमला हो गया, बाबरी मस्जिद का इशू में वो टाइम पे अपन उधर कांग्रेस के साथ था। तभी इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब ने मुस्लिम लीग को बोला है ये अपना बाबरी मस्जिद का फसाद जो किया है संघ परिवार है, मगर उसको सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। वो हिसाब से अपन कांग्रेस के साथ से थोड़ा दूर होना भी, वो मुस्लिम लीग वाला सुना नहीं है। वो हिसाब से अपन नया पार्टी बनाने का मौका अपन को मिला है। और अपना मेन एनिमी तो फासिस्ट लोग हैं। अभी मुस्लिम लीग हो, एसडीपीआई हो, बाकी कोई भी हो, वो तो अपना मेन एनिमी नहीं है। क्योंकि अपन अभी समझो एक समुद्र में क्या है, चारों तरफ से पानी आता है, एक ही जगह में पहुंचता है। वो हिसाब से उधर मुस्लिम लीग एक काम कर रहा है, एसडीपी दूसरा काम कर रहा है, आईएनएल तीसरा काम कर रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सारे काम कर रहे हैं। मगर अपना मेन ये जो है फासिस्ट लोग को कैसा मुकदमा करेगा, वो हिसाब से हम सब मिलके भी काम करेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुस्लिम लीग का जो पॉलिसी है और एसडीपी का जो पॉलिसी है उसमें अपन को अपना पॉलिसी से बहुत फ़र्क है। आपकी पॉलिसी क्या है? अपना पॉलिसी में हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन हो, सब लोग एक ही होकर काम करना चाहिए, मगर सबका राइट इक्वली वो लोग को मिलना चाहिए। ये पॉलिसी तो मुस्लिम लीग की भी है, एसडीपीआई की भी है, वो मिलना चाहिए। ये पॉलिसी तो उन पार्टियों की वो भी यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो सबको टिकट भी देते हैं। मगर मुस्लिम लीग का ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग में दलित लीग है, वो पिछड़ों के लिए अलग लीग बना रहे हैं उसका पोस्टर। इसमें आईएनएल में ऐसा नहीं है, तुमको आईएनएल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, नेशनल प्रेसिडेंट हो बना सकते हैं। आप एक पार्टी को बने हुए 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और 25 साल में सिर्फ एक एमएलए मुंतखब, वो भी केरला में, और आप ही हैं, आप मिनिस्टर भी बने। पूरे हिंदुस्तान को आप कवर करना चाहते हैं, आपका एजेंडा भी है कि इंडियन नेशनल लीग है तो हम पूरे हिंदुस्तान की सियासत करेंगे, लेकिन केरला के अलावा कहीं भी आपकी पार्टी का कोई वजूद तक नहीं है। यह गलत बात है। आप आईएनएल के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। हम 94 में पार्टी बनाया, तुरंत इलेक्शन हो गया तमिलनाडु में, 5 सीट में आईएनएल जीत के आ गया, और वहाँ का वक्फ बोर्ड चेयरमैन में लतीफ़ साहब था, वो आईएनएल का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी का तभी। और कर्नाटक में अपना एमएलए था, वो कमरुल इस्लाम था, बीच में वो पार्टी छोड़ के गया, कांग्रेस में थे ना वो, बीच में पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गया। पहले आईएनएल का
एमएलए था, हम अकेला लड़ा था ये हर जगह में। मगर तमिलनाडु में अपन को डीएम के साथ था, जब भी डीएम के बीजेपी को सपोर्ट किया उधर। नॉर्थ इंडिया के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? नॉर्थ इंडिया में अभी अपना यूपी में अच्छा कार्रवाई चल रहा है और बिहार में भी है थोड़ा। यूपी में कुछ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, चुनाव करीब है। इंशाअल्लाह अभी मैं तो कल लखनऊ जा रहा है, वहाँ पार्टी का मीटिंग है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इनके साथ मीटिंग है? आईएनएल का मीटिंग है। आईएनएल का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तो कानपुर वाला है, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट तो लखनऊ वाला है, वो एक यादव है। और वहाँ अपना पार्टी का मीटिंग है, एक इस्तिकबाल भी है, उसमें भी अटेंड करेंगे। और उधर अपन सोच रहा है क्योंकि अपन अखिलेश यादव के साथ मिला के काम करने को सोचता हूँ, उसका मीटिंग अभी चल रहा है, देखेगा कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा लगता है। मेन एम तो बीजेपी को हराना है। तो क्या आपने खाका बनाया? उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है, उम्मीदवार कुछ खड़े करेंगे या नहीं? हम तो लास्ट इलेक्शन में भी उम्मीदवार को डाला था, ज़्यादा वोट मिला नहीं है। यह इलेक्शन में अपन कैसा भी करके वोट तकसीम करने को नहीं देगा, फिर भी अपना कैंडिडेट रहेगा उधर, अपना कैंडिडेट रहेगा। सर कोई और? यहाँ जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं उसमें ये बात बड़ी अहम है कि सोनिया गांधी ने जो कॉल दिया कि पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे को बाइकाट करने के सिलसिले में तमाम अपोजिशन पार्टी एक हो जाएं, जो आपस में जिनका डिफरेंसेस है, जैसे आईएनएल का डिफरेंसेस जो है मुस्लिम लीग से है, कांग्रेस का डिफरेंसेस जो है वो ममता की पार्टी से है। तो ऐसे ही जो भी डिफरेंसेस है सब लोग पार्लियामेंट के बाहर तो डिफरेंस रखें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो एक रहें। तो उनको सभी ने वेलकम किया। आप इस वेलकम को यूनिटी, अपोजिशन यूनिटी के लिहाज से कैसे लेते हैं? हाउ डू यू टेक? ये तो अच्छा निशानी है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत अच्छा पार्टी था, कांग्रेस का दस्तूर भी अच्छा था। मगर प्रॉब्लम क्या है, बीच में जो लीडरशिप में आ गया वो लोग वो मानता नहीं था। कांग्रेस का जो पॉलिसी है उसका खिलाफ में वो लोग काम करने लगा, क्योंकि जैसा बीजेपी करता है वैसा थोड़ा सा वो लोग भी करने लगा। बीजेपी तो ओपनली कर रहा है, थोड़ा सा स्लो से कर रहे हैं, उतना फ़र्क था। मगर जब अभी सोनिया जी ने ये जो नारा अभी लगाया वो सबको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पॉलिसी बेस है। तो आप इसको वेलकम करते हैं? वेलकम करता है ज़रूर। आपकी पार्टी बनी थी या सुलाइमान सेठ साहब जो बनाया था इंडियन नेशनल लीग, कि पूरे हिंदुस्तान में सियासत करे, मुसलमानों को, सब लोगों को एक पॉलिटिकल पावर हो, लेकिन आप उसमें कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके लीडर पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को, आवाम को, दलितों को आवाज़ दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मुकाबले में आप नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग इतने पीछे क्यों हैं? उनकी तरह क्यों आप भी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा नहीं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, नौजवानों को आप एहसास नहीं दिला रहे हैं कि आपके पास इंडियन नेशनल लीग जैसी सियासी ताकत है जिसमें ना हिंदू धर्म है ना मज़हब, बल्कि एक सेकुलर पार्टी है। तो नाम आपका है लेकिन काम नहीं हो रहा है। वो तो सही है, क्योंकि अभी हर स्टेट में है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अभी लोकल में ऐसा है। हम क्या सोच रहा है, अभी आसाम में जो यूडीएफ है, और इधर हैदराबाद तो मेन तो वैसा का पार्टी है, उधर उनको ऐसा डायरेक्ट ऑपोजिशन करने को हम नहीं सोचता है, क्योंकि अपना मेन एनिमी तो बीजेपी है। उनको मुकाबला करने में हम लोग सब इकट्ठा करके काम करने का। वैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब की जो सोच है उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो बदरुद्दीन अजमल साहब से भी अपना अच्छा रिलेशन है, उनका खिलाफ में काम करने के लिए कभी भी हम उधर नहीं गया। पहले आपको मालूम है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का वो टाइम में अपन उधर गया था, उन लोग को लेकर अपन केरला गया था, वो अपना ऐसा सोचा। उसके बाद में तो बदरुद्दीन अजमल का पार्टी आ गया। वो हिसाब से आसाम तो बदरुद्दीन अजमल करने दो, अपन को तो उधर कुछ करने का नहीं है। मगर बाकी जो स्टेट में अभी समझो, अब हैदराबाद में ज़्यादा तो अपना ओवैसी सबका ये कर रहे हैं, वो लोग करने दो, उसमें अपन को प्रॉब्लम नहीं है। हमको नेशनल लेवल में ऐसा एक कोलिशन आना चाहिए, बीजेपी को कैसा भी करके सब मिला के अपोज करना है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जी मिल्लत टाइम्स के लिए या मिल्लत टाइम्स के थ्रू आप चाहेंगे कि पूरे मुल्क को और यूपी के इलेक्टोरेट को, वोटर्स को कोई पैगाम दें? वो सही है। अभी जो मुल्क जो अपना प्रॉब्लम जो फेसिंग कर रहा है, वो आपको मालूम है। अभी वो अपना आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन करने का चांसेस हो रहा है अभी। वो हिसाब से अपन को कैसा भी करके बीजेपी को हराना है, और कुछ है नहीं है। कभी कोई सेकुलर पार्टी कोई भी आने दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर बीजेपी के खिलाफ में लड़ने के लिए अपन सब हाथ मिला के काम करने का है।
बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे केरला के मिनिस्टर और इंडियन नेशनल लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद देवर कोविल साहब। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ इस इंटरव्यू में थे मिलत टाइम्स के सीनियर ग्रुप एडिटर जनाब एयू आसिफ साहब। आप कैमरा पे बहुत कम आते और शायद पहली मरतबा आप देख रहे होंगे, लेकिन पर्दा के पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, मिलत टाइम्स की पूरी रहनुमाई करते हैं। और मैं था खुद शम्स तबरेज़ कासमी, कैमरामैन शायान अस्कर के साथ। अहमद देवर कोविल साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? केरला की सियासत में इंडियन नेशनल लीग मुसलमानों को या दूसरे लोगों को कितना सियासी पावर दे सकती है पूरे हिंदुस्तान में? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिलत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com